नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने बात कर रहे थे विद्युत विभव के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने किसी बिंदुवत आवेश के कारण या फिर चालक गोले के कारण या अचालक गोले के कारण हमने विभव ज्ञात कर लिया था। आज अपने बात करने वाले विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में कि ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। एक्चुअल में अपने पास एक निश्चित विद्युत क्षेत्र है। सपोज दैट इतना बड़ा एरिया है, ये विद्युत क्षेत्र का ही कोई भाग है। ओके, और अपने पास यहाँ पे हो गया अनंत। तो यहाँ अनंत से हम किसी भी आवेश को लेके आते हैं और विद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित पॉइंट तक लेके आते हैं। मान लो हम क्यू नोट आवेश को लेके आ रहे हैं, तो अनंत से यदि आप किसी निश्चित आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक निश्चित बिंदु तक लेके आते हो, तो इस आवेश का परिमाण यदि आपने एकांक ले लिया, मतलब एकांक परिमाण के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो भी कार्य किया जाएगा, जो बाह्य कार्य किया जाएगा, उसको हमने क्या कहा था? उसको हमने विद्युत विभव कहा था। लेकिन यदि इस आवेश को आप एकांक न मान के एक कंप्लीट एक निश्चित आवेश की बात कर रहे हो, उसका परिमाण एकांक नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो, तो एक निश्चित आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक लाने में जो भी बाह्य कार्य किया जाता है, उस कार्य को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब ये हो गया कि विभव और स्थितिज ऊर्जा की परिभाषाएं दोनों सेम है। सिर्फ अंतर इतना सा होता है कि यदि आप यहाँ से जो भी अनंत से आवेश को लेके आ रहे हो, वो आवेश यदि एकांक परिमाण का है, तब तो किया गया बाह्य कार्य विद्युत विभव कहलाएगा। और यदि ये आवेश एकांक परिमाण का नहीं है, किसी निश्चित परिमाण का है, तो फिर उस आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। लेकिन वो कार्य वो बाह्य कार्य होना चाहिए। यदि वो कार्य विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य है, विद्युत कार्य हो गया, तो हम जानते हैं कि विद्युत कार्य जो होता है उसका नेगेटिव मान, कौन सा मान? नेगेटिव मान क्या होता है? विद्युत विभव होता है, और उसका नेगेटिव मान है वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा बन जाएगा। मतलब कि आवेश यदि एकांक है तो विद्युत बल के द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान को विद्युत विभव कहेंगे, और यदि आवेश निश्चित परिमाण का है तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो किया गया कार्य होगा, उस कार्य के ऋणात्मक मान को आप स्थितिज ऊर्जा कह लोगे। कहने का मतलब विद्युत विभव और विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा सेम है, सिर्फ अंतर इतना होता है कि विद्युत विभव के अंतर्गत जो भी आवेश आता है उसका परिमाण एकांक होता है, जबकि स्थितिज ऊर्जा के अंदर जो भी आवेश को हम लेके आते हैं उसका परिमाण एकांक नहीं होता, कोई अन्य ही निश्चित आवेश का मान परिमाण उसका होता है। तो फिर इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? और हाँ, दूसरी बात कि जो भी आवेश आता है उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा मतलब उस आवेश का वेग है वो निश्चित वेग होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि किसी निश्चित आवेश को अनंत से उसकी गतिज ऊर्जा में बिना परिवर्तन किए विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक लाने में किए गए बाह्य कार्य को ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दूसरे शब्दों में अपने कहें, विद्युत क्षेत्र के पदों में कहें, तो हम क्या कहेंगे कि किसी निश्चित आवेश को अनंत से उसकी गतिज ऊर्जा में बिना परिवर्तन किए विद्युत क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य को ही, कार्य के ऋणात्मक मान को ही हम क्या कहेंगे? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो ये ध्यान रखना कि बाह्य कार्य वो जो उसका धनात्मक मान होता है वो स्थितिज ऊर्जा होता है, और यदि विद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य किया जाता है तो उसके ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो दोनों की परिभाषा सेम है। अब विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कैसे करते हो? तो अपने पास कार्य का सूत्र क्या था? जैसे विभव का सूत्र क्या है? V का सूत्र था परिभाषा के अनुसार W/Q नोट, यानी कि एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव बन गया। तो कार्य का सूत्र क्या हो गया? Q नोट V हो गया। ये Q नोट आवेश को लाने में किया गया कुल कार्य हो गया। तो किसी भी आवेश, निश्चित आवेश Q नोट को लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या होगा? Q नोट V होगा। और ये किया गया जो कार्य है ना, वो कंप्लीट आवेश Q नोट को लाने में किया गया कार्य है।
तो इस कंप्लीट कार्य का मान ही क्या बन जाएगा, स्थितिज ऊर्जा बन जाएगा। यानी कि जब भी आप स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करोगे तो आपको कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। कार्य को ही आप स्थितिज ऊर्जा कहोगे, लेकिन कार्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, Q नोट V होगा। यहाँ पे Q नोट क्या चीज होगा, Q नोट उस आवेश का परिमाण होगा जिस आवेश को आप अनंत से लेके आ रहे हो, और V क्या चीज होगा, V उस बिंदु का विभव होगा जिस बिंदु तक आप उस आवेश को लेके आते हो। तो ध्यान रखना, Q नोट उस आवेश का परिमाण है जो अनंत से आ रहा है, और V विभव क्या चीज है, उस बिंदु पे विभव है जहां तक आप उस आवेश को लेके आते हो। तो इस सूत्र की सहायता से आप स्थितिज ऊर्जा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। जैसे अब ये किया गया कार्य है, यदि किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के कारण है, तब तो आप क्या कहोगे, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य होगा, उसका नेगेटिव मान स्थितिज ऊर्जा बन जाएगा। और यदि कार्य बाह्य बल द्वारा किया गया है, जैसे एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा है, तो उसका धनात्मक मान है वो क्या बन जाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा बन जाता है। तो इस सूत्रों को आप ध्यान में रखोगे। आप इस सूत्र की सहायता से स्थितिज ऊर्जा किसी भी बिंदु पे ज्ञात कर सकते हो। जैसे अपने बात करने वाले कि अपने पास दो आवेश होंगे, उस दो आवेशों के निकाय के कारण आप स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करोगे। तो हम जो भी अभी क्वेश्चन पढ़ने वाले उस क्वेश्चन थोड़ा गौर से पढ़ लेना। इस क्वेश्चन को समझते ही आपके पास जितने भी क्वेश्चन होंगे, कितने भी आवेशों के कारण होंगे, वो सारे क्वेश्चन आप अपने आप से सोल्व कर पाओगे। तो नेक्स्ट अपने पास हेडिंग होगी दो आवेशों के निकाय के कारण, यानी कि समूह के कारण स्थितिज ऊर्जा। ओके, अपने पास दो निश्चित आवेश होंगे। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का तरीका किस प्रकार का होगा, जैसे अपने पास एक आवेश यहां है इस पॉइंट ए पर, और एक आवेश सपोज दैट हमें यहां रखना है इस पॉइंट बी पर, और इन दोनों के बीच की दूरी है वो मान लो स्मॉल r है। तो भाई ए पॉइंट पे आवेश Q1 और बी पॉइंट पे आवेश Q2, हमें आवेश को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है, और इस आवेश का जो निकाय बन गया, आवेशों का निकाय बन गया, उसके कारण आप स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हो। तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कैसे करोगे, कौन सा सूत्र काम आएगा, ध्यान ये रखना कि स्थितिज ऊर्जा के लिए आपको कार्य ज्ञात करना होगा। कार्य का सूत्र क्या बन जाएगा, Q नोट V बन जाएगा, जहाँ पे Q है वो एक निश्चित आवेश है जो अनंत से आ रहा है, V क्या है, उस बिंदु का विभव है जहां तक हम आवेश को लेके आते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आवेश को कहां से लेके आओगे, आवेश को आप अनंत से लेके आओगे। तो सबसे पहले आप इन आवेशों को अनंत पे मानोगे, यानी कि ये जो आवेश होंगे उसको आप अनंत पे कल्पना करने वाले हो, और उन दोनों ही आवेश को आप अनंत से लेके आओगे। सपोज दैट अनंत यहाँ पे है, आपने Q1 आवेश को यहाँ रखा। सपोज दैट दूसरा आवेश है वो यहाँ अनंत पे है, ये Q2 है, ऐसी आपने कल्पना कर ली। तो कुल मिलाकर की बात ये हो गई कि जो ए और बी पॉइंट है, यहाँ पे ये जो निकाय बना हुआ है, इस निकाय में किसी भी आवेश का कोई प्रभाव नहीं है, अर्थात निकाय के अंदर आवेश है वो जीरो है, क्योंकि ये दोनों आवेश अनंत पे बैठे हुए, तो अनंत आवेश के कारण यहाँ पे कोई भी प्रभाव नहीं होने वाला। कुल मिलाकर के इस ए बी निकाय में जो भी आवेश है उसका मान जीरो है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्य ज्ञात करेंगे, आवेशों को अनंत से लेके आएंगे, बारी बारी से सारे आवेशों को लेके आएंगे। तो सबसे पहले अपने पास आवेश होगा Q1, इस Q1 आवेश को आप बिंदु A तक लेके आओ। तो Q1 आवेश को जब आप बिंदु A तक लेके आओगे तो लाने में जो किया गया कार्य होगा वो तो इस सूत्र से निकलेगा। अब जैसे Q1 आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य वो ज्ञात करो। उसके पश्चात क्या करेंगे, Q2 आवेश है उसको आप अनंत से लेके B तक लेके आओ, तो एक अन्य कार्य हो जाएगा, यानी कि दो कार्य हो गए, और दो कार्यों को आपस में जोड़ दोगे, यानी कि कुल कार्य को आपस में जोड़ दोगे, तो फिर क्या बन जाएगा, वो कार्य जो कंप्लीट कुल कार्य आपके पास आने वाला है वो क्या बन जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। कहने का मतलब
निकाय में जितने भी आवेश होते हैं सभी आवेशों को आप एक बार अनंत पे मानिए और अनंत से बारी बारी से उस आवेशों को लेके आइए। लाने में जो किया गया कार्य होता है उस कंप्लीट कार्य को हम स्थितिज ऊर्जा कहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसको लेके आएंगे, Q1 आवेश को लेके आएंगे। तो Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, तो कार्य का सूत्र क्या होगा, W1 बराबर क्या हो जाएगा, किस आवेश को लेके आ रहे हो, Q1 को, और विभव V किस पॉइंट का, A बिंदु का। तो A बिंदु पे विभव यहाँ पे आ जाएगा, आवेश Q1 जिसको आप लेके आ रहे हो और VA A बिंदु तक लेके आ रहे हो, तो A बिंदु का विभव। अब A बिंदु का विभव कितना है, इस AP निकाय में कोई भी आवेश विद्यमान नहीं है, तो यहाँ पे जो विभव होगा A पॉइंट पे वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि V बराबर कितना होता है, KQ/R होता है। लेकिन ये जो आवेश है ना, ये वो आवेश होता है जिसके कारण विभव उत्पन्न होता है। ये जो Q आवेश है ना, वो यहाँ पे Q1 नहीं है, Q1 तो जो अनंत से आ रहा है वो आवेश है, लेकिन यहाँ विभव के सूत्र में जो आवेश होता है ना, ये वो आवेश होता है जो निकाय में विद्यमान होता है। अब यहाँ निकाय में कोई भी आवेश नहीं है, तो भाई आवेश यदि 0 हो गया निकाय का, तो निकाय का विभव कितना होगा, 0, यानी कि A पॉइंट पे विभव होगा वो कितना होगा, 0। तो कुल मिलाकर के W1 है वो कितना बनेगा, 0 बनेगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि A पॉइंट का जो विभव है वो 0 वोल्ट है। ओके, तो आप Q1 आवेश को लेके आ गए, कहां तक लेके आ गए, Q1 आवेश को आप बिंदु A तक लेके आ गए। अब इस निकाय AB में आवेश 0 नहीं है, निकाय में आवेश कितना है, Q1 है। कितना आवेश है, Q1 आवेश है। तो इस निकाय में आवेश भी हो गया, आवेश है तो भाई विद्युत क्षेत्र भी होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत विभव भी होगा। तो अब विभव है वो 0 नहीं होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, Q2 आवेश को लेके आएंगे कहां तक, B बिंदु तक, और लाने में किया गया कार्य ज्ञात करोगे। जब आप Q2 आवेश को लेके आओगे, सूत्र तो यही होगा है Q × V। अब V है वो तो विभव होगा, यहाँ पे Q की मैं बात करूं तो आप Q2 को लेके आते हो, यहाँ पे Q1 था, यहाँ पे क्या बन जाएगा, Q2 बन जाएगा। लेकिन विभव V किस पॉइंट का, B पॉइंट का, यानी कि V B काम में आने वाला है। तो फिर क्या B बिंदु पे विभव 0 है, B बिंदु पे विभव 0 बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि निकाय में आवेश Q1 आ चुका है। तो B बिंदु पे Q1 आवेश के कारण विभव उत्पन्न होगा। अब कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि भाई Q1 आवेश के कारण B बिंदु पे विभव उत्पन्न होता है, तो फिर कितना होता है, Q1 तो एक बिंदुवत आवेश हो गया, तो बिंदुवत आवेश के कारण R दूरी पे विभव कितना बनता है, विभव का सूत्र होता है KQ/R। क्या सूत्र होता है, KQ/R। तो Q1 आवेश के कारण R दूरी पे विभव कितना बनेगा, तो क्या कहोगे आप, बिंदु B पर विभव, बिंदु B पर विभव कितना, B पॉइंट का विभव VB। सूत्र होता है KQ/R। लेकिन ये जो विभव उत्पन्न हो रहा है वो किस आवेश के कारण है, वो Q1 के कारण है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, KQ1/R लिखोगे, तो B पॉइंट का जो विभव आएगा वो इतना आएगा। B पॉइंट का हमने विभव ज्ञात कर लिया। अब B पॉइंट का विभव ज्ञात करते हैं, अब आप Q2 आवेश को अनंत से लेके आ जाओ, तो Q2 आवेश को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य W2 मान लो, कितना बन जाएगा W2। सूत्र क्या होता है, Q × V होता है। तो Q के स्थान पे तो आप Q2 को लेके आ रहे हो, और V के स्थान पे आप B पॉइंट का विभव देखोगे, तो W2 बराबर क्या बन जाएगा, Q2 × VB। VB का मान कितना हो गया, KQ1/R। समीकरण 1 से थोड़ा सा इसको अरेंज कर लो, KQ1Q2/R। ये समीकरण नंबर आ गई 3। तो दूसरे आवेश Q2 को लाने में जो किया गया कार्य है वो W2 हो गया, और पहले आवेश Q1 को लाने में किया गया कार्य है वो क्या हो गया, W1 हो गया। अब आप कुल कार्य ज्ञात कर लो, तो कुल कार्य कितना बन जाएगा, कुल कार्य W होगा W1 + W2, और W बराबर क्या बन जाएगा, W1 तो 0 है, W2 KQ1Q2/R है,
तो कुल कार्य है वही क्या बन जाएगा, स्थितिज ऊर्जा बन जाएगा Q1 Q2 बटे R। ये समीकरण नंबर 4 स्थितिज ऊर्जा के सूत्र को रिप्रेजेंट कर रही है, स्थितिज ऊर्जा के मान को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि जितने भी निकाय में आवेश होते हैं उन सभी आवेशों को बारी बारी से आप निकाय के अंदर एक निश्चित बिंदु तक लेके आओगे। लाने में किया गया कार्य इसी तरीके से निकलेगा और कंप्लीट कार्य को जोड़ दोगे तो कुल कार्य है वो क्या बन जाएगा, स्थितिज ऊर्जा बन जाएगा। तो ये स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का एक तरीका होगा। तो अपने पास ये जो सूत्र है कि Q1 Q2 बटे R, यहाँ पे धनात्मक मान आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये होगी कि आपने जो भी दो आवेश लिए, जैसे Q2 है हम यहाँ पे लेके आ चुके हैं, निकाय में जो भी आवेश हैं यदि वो आवेश समान प्रकृति के हैं, जैसे या तो वो दोनों धनात्मक हैं या वो दोनों ऋणात्मक हैं, उस केस में स्थितिज ऊर्जा का जो मान होता है वो पॉजिटिव होता है। समान प्रकृति के आवेशों का एक युग्म बना तो आवेश होगा धनात्मक, स्थितिज ऊर्जा होगी धनात्मक, और यदि विपरीत प्रकृति के आवेशों का एक युग्म बनेगा तो स्थितिज ऊर्जा होगी ऋणात्मक। तो स्थितिज ऊर्जा में जो ऋणात्मक साइन होता है, ऋणात्मक चिन्ह होता है, वो क्या बताएगा कि भाई जैसे एक आवेश माइनस का Q है या Q1 है और दूसरा प्लस का Q2 है, तो विपरीत प्रकृति के दो आवेश हो गए। जरूरी नहीं कि परिमाण में समान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। विपरीत प्रकृति की हो गए तो इनके कारण जो स्थितिज ऊर्जा आएगी वो ऋणात्मक आएगी, और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ऋणात्मक ऊर्जा यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगी, आवेशों के आकर्षण को रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि ऊर्जा यदि नेगेटिव आती है, इसका मतलब ये हो गया कि निकाय में जो भी आवेश हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अब सिंपल से शब्दों में आपको स्थितिज ऊर्जा के बारे में बता देता हूं। जैसे ये दो आवेश है, ये दोनों आवेश यदि हम इसको फ्री छोड़ दें तो ये समान प्रकृति के, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और ये दोनों आवेश दूर भागेंगे। हमें क्या करना है, इन आवेशों को यहीं पे बनाए रखना है, एक ग्रुप में बनाए रखना है। ये न दूर भागे न पास आए, ऐसा हमें सिस्टम बनाए रखना है। यदि हम फ्री छोड़ दें कहाँ भागेंगे, ये दूर भागेंगे। दूर भागने में इनको दूर भागने से रोकना है, यहीं पे इनको बनाए रखना है, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। वो किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा है, सिंपल से शब्दों में। अब यदि यहाँ पे मैं ऐसा बोल देता कि ये आवेश ऋणात्मक है, तो ये दोनों आवेश क्या होंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। हमें क्या करना है, उन दोनों आवेशों को निश्चित स्थान पे बनाए रखना है, ये पास नहीं आए। यदि ये पास आ रहे हैं, जिनको पास आने से रोकिए, रोकने में कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य स्थितिज ऊर्जा होगा। यदि दूर जा रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं, तो उनको दूर भागने से रोकिए, फिर हमें कार्य करना पड़ेगा, वो भी क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि निकाय में जो भी आवेश हैं उनको आप वहीं पे बनाए रखने के लिए जो भी कार्य करते हो वही कार्य सिंपल से शब्दों में स्थितिज ऊर्जा होता है। अब अपने पास ये दो आवेश हो गए, हो सकता है निकाय में 3 आवेश हो, 4 आवेश हो या n आवेश हो, तो स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार से बनेगी। अब अपने बात करने वाले हैं कि यदि निकाय में 3 आवेश होंगे तो स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करोगे। तो नेक्स्ट अपने पास हेडिंग होगी 3 आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। तीन आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हो। जैसे अपने पास एक निकाय हो गया जिसके अंदर 3 पॉइंट है, जैसे त्रिभुजाकार आकृति में आपने कोई भी एक निकाय ले लिया, इस प्रकार से आपने पॉइंट ले लिए ए बी सी, और इन 3 पॉइंटों पे आपको आवेश रखना है Q1 Q2 Q3, और इन तीनों आवेशों को यहीं पे जमाए रखना है, स्थिर रखना है। तो ऊर्जा कितनी बनेगी वो हमें ज्ञात करना है। तो ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले जितने भी आवेश होते हैं निकाय में सभी की कल्पना कहाँ करते हो, अनंत पे। जैसे Q1 के कारण जो भी आवेश है वो अनंत पे यहाँ विद्यमान है, जो Q1 आवेश है वो कहाँ विद्यमान है, अनंत पे विद्यमान है। जैसे बी पॉइंट का Q2 आवेश है, सपोज दैट वो यहाँ अनंत पे विद्यमान है, और सी पॉइंट का जो भी आवेश है सपोज दैट वो यहाँ अनंत पे विद्यमान है। यानी कि तीनों ही आवेश फिलहाल अनंत पे हैं, निकाय में कोई भी आवेश नहीं है, तो निकाय का कुल आवेश 0 होगा, निकाय का विद्युत क्षेत्र 0 होगा, निकाय का विद्युत विभव 0 होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे,
बारी बारी से तीनों आवेशों को निकाय के अंदर लेके आओगे। सबसे पहले हम Q1 आवेश को लेके आएंगे, तो Q1 आवेश को A तक लाने में किया गया कार्य, कोई भी आवेश नहीं था निकाय में, तो Q1 आवेश को जब आप लेके आते हो, किया गया कार्य W1 होगा, सूत्र हो जाएगा Q1 और A पॉइंट का विभव। अब A पॉइंट पे विभव तो जीरो होगा, क्योंकि फिलहाल कोई भी आवेश नहीं है, कोई विभव नहीं है, तो W1 का मान यहाँ पे क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो एक बात की गांठ बांध लो कि जब आप स्थिति ऊर्जा ज्ञात करते हो, सबसे पहले आवेश को यदि आप लेके आते हो तो उस आवेश को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में जो विभव होता है ए बी सी या किसी अन्य पॉइंट का, वो हमेशा कितना रहता है, जीरो रहता है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे आवेश को लेके आएंगे, Q2 आवेश को लेके आओगे, तो Q2 आवेश को लेके आओगे तो फिर सूत्र क्या बनेगा कार्य का, Q2 इंटू वी बी, क्योंकि 2 आवेश को बी बिंदु तक लेके आ रहे हैं। तो जब ये Q1 आवेश निकाय के अंदर आ गया तो बी पॉइंट पे विभव जीरो नहीं होगा, क्योंकि निकाय में Q1 आवेश है, तो बी पॉइंट पे जो विभव होगा वो किसके कारण होगा, केवल Q2 के कारण होगा। तो सबसे पहले आप बी पॉइंट का विभव देखो कि भी कितना आवेश बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि बी पॉइंट का विभव, बी बिंदु पर विभव VB होगा। अब बिंदुवत आवेश हो गया, इस दूरी को डिफाइन कर लो, जैसे ये Q1 Q2 Q3, ये 1 और 2 के बीच की दूरी होने वाली है, इसको आप R12 नाम दे दोगे। ये 2 और 3 के बीच की दूरी होने वाली है, इसको आप 2 3 नाम दे दोगे, और इसको आप 1 3 नाम दे दोगे। दैट्स ऑल। तो अब आप क्या करोगे कि भी Q1 आवेश के कारण R12 दूरी पे जो भी विभव होगा वो कितना होगा, किसके कारण, Q1 आवेश के कारण। KQ बटे R सूत्र होता है, लेकिन दूरी कितनी है यहाँ पे, यहाँ दूरी R12 है, तो बी पॉइंट का जो विभव आएगा वो KQ1 बटे R12 आएगा, सिंपल KQ बटे R के सूत्र से। तो फिर Q2 आवेश को लेके आओ अनंत से, Q2 को B तक लाने में किया गया कार्य, B तक लाने में किया गया कार्य कितना बच जाएगा, कैसे बच जाएगा, कार्य W2 मान लो दूसरे आवेश के लिए, सूत्र क्या होता है Q इंटू वी, Q2 को ले के आ रहे हो और B बिंदु तक लेके आ रहे हो, तो B पॉइंट का विभव हो गया, तो W2 यहाँ से कितना बनेगा, Q2 इंटू वी, B कितना होगा KQ1 बटे R12, KQ1 बटे R12, थोड़ा सा अरेंज कर लो, KQ1 Q2 बटे R12, समीकरण नंबर 3 आ गई। दूसरा आवेश भी निकाय में आ गया। अब हमें किसको लेके आना है, तीसरे आवेश Q3 को लेके आना है। तो Q3 को लेके आओगे तो एक्चुअल में क्या होगा कि जब Q3 C पॉइंट पे आएगा तो C पॉइंट पे विभव की हमें जरूरत पड़ेगी, तो C पॉइंट पे विभव कितना होगा। अब निकाय में कुल मिलाकर के दो आवेश हैं, एक तो है Q1 और एक है Q2। तो अब निकाय में जो विभव होगा वो दोनों आवेशों के कारण होगा, भाई C पॉइंट पे Q1 के कारण भी होगा जो कि R13 दूरी पे है, C पॉइंट पे Q2 आवेश के कारण भी होगा जो कि R23 दूरी पे है। तो C पॉइंट पे कुल मिलाकर के सबसे पहले आप Q1 और Q2 के कारण विभव चेक कर लो, तो C पर विभव कितना होगा, C पर विभव, निकाय के कारण हमने विभव देखा था, सूत्र कैसे कि जिस पॉइंट पे भी आपको विभव ज्ञात करना होता है, सबसे पहले आप प्रत्येक आवेश के कारण अलग अलग विभव ज्ञात करो और उस विभव का बीजगणितीय योग कर दो, तो कुल विभव निकल के आ जाता है। तो Q1 आवेश के कारण कितना हो गया C पे, सूत्र क्या हो जाएगा, जैसे आप C पॉइंट का विभव देखते हो तो Q1 के कारण कितना बन जाएगा, सूत्र होता है KQ बटे R। Q1 के कारण देखते हो तो Q1 और Q1 कितनी दूरी पे है, R13 दूरी पे है, प्लस धनात्मक आवेश है प्लस आ जाएगा, यदि ऋणात्मक आवेश तो यहाँ पे माइनस आता। सूत्र होता है KQ बटे R, KQ बटे R होता है, लेकिन यहाँ पे आवेश है वो Q2 है और दूरी कितनी है R23 है, तो इन दोनों को आपने बीजगणितीय योग में ले लिया तो C पॉइंट का कुल विभव है वो इतना आ गया, ये Q1 के कारण प्लस में ये हो गया Q2 के कारण, C पॉइंट का कुल विभव निकल गया। तो अब आप Q3 आवेश को C पे लेके आओगे तो आप विभव ज्ञात कर पाओगे, तो
Q3 को C तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, इसको आप W3 मान लो, कितना बन जाएगा, सूत्र होता है Q3 VC और W3 बराबर क्या बन जाएगा, Q3 VC का मान कितना, ये रहा VC का मान के Q1 बटे R13 प्लस के Q2 बटे R23। अब W3 कुल कितना बन जाएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो कि Q13 बटे R13 प्लस के Q2 Q3 बटे R23, ये समीकरण नंबर 5 में किया गया तीसरा कार्य आ गया। और Q3 जो आवेश है वो भी निकाय के अंदर आ चुका है, सारे आवेशों को लेके आ गए, कंप्लीट कार्य ज्ञात हो गया। अब कुल कार्य आप जोड़ दो, 0 W2 ये रहा कि Q1 Q2 बटे R12 प्लस W3 ये रहा समीकरण नंबर 5 में कि Q1 Q3 बटे R13 प्लस के Q2 Q3 बटे R23, ये समीकरण नंबर 6 आ गई। ये किया गया कुल कार्य हो जाएगा यहाँ से, और इसको थोड़ा और सोल्व कर लो। W बराबर क्या बन जाएगा, जो कि स्थिति ऊर्जा U बन जाएगा, क्या हो जाएगा, K कॉमन आ रहा है, K क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा, Q1 Q2 बटे R12 Q1 Q3 बटे R13 और यहाँ बचेगा Q2 Q3 बटे R23, ये बच जाएगा समीकरण नंबर 6, जो कि आपका फाइनल आंसर यानी कि स्थिति ऊर्जा का मान निकल के आएगा। तो 3 आवेशों के निकाय की कारण ऊर्जा जो बनेगी वो ये बनेगी। सिंपल शब्दों में याद रखने का तरीका हो गया, 12 बटे R12 आवेश के लिए 13 बटे R13 23 बटे R23, यानी कि जितने भी आवेश है उनका आपस में कॉम्बिनेशन बनाना है। तो फिर 3 आवेश के 3 के लिए कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 1 2 का बन गया, 2 3 का बन गया और 1 3 का बन गया, 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी कि 3 कार्य आपस में जुड़ जाने हैं। यदि यहाँ पे 4 आवेशों का निकाय होता तो आप ऊर्जा कैसे ज्ञात करते, फिर ये Q1 आवेश हो गया, ये Q2 आवेश हो गया, Q3 हो गया, Q4 हो गया, तो सिंपल सा सूत्र क्या बन जाता, इन सब का कॉम्बिनेशन ले लेते। 1 2 का बनता है कॉम्बिनेशन, सबसे पहले आप 1 का कॉम्बिनेशन सबके साथ बनाओ, 1 का 2 के साथ भी बनेगा, 1 का 3 के साथ भी बनेगा, 1 का 4 के साथ भी बनेगा। फिर 3 तो ये कॉम्बिनेशन हो गए, फिर 2 का कॉम्बिनेशन बनाओ, 1 के साथ तो पहले ही बन चुका है, 3 के साथ बन जाएगा और 4 के साथ बन जाएगा, 2 कॉम्बिनेशन ये हो गए 5। अब Q3 का कॉम्बिनेशन तीनों के साथ बनाओ, 2 के साथ पहले ही बन चुका है, 1 के साथ बन चुका है, 4 के साथ वो बन जाएगा, 6 हो गया, छठा कॉम्बिनेशन आ गया, और 4 का कॉम्बिनेशन पहले से सबके साथ बन चुका है। तो कुल मिलाकर यदि 4 आवेश होंगे ना तो इस प्रकार के 6 कार्य आपस में जुड़ जाएंगे, कितने, 6। तो सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे जैसे Q1 Q2 बटे R12 1 3 बटे R13 2 3 बटे R23, इसी प्रकार से कंटिन्यू जो मान है वो आगे बढ़ता जाएगा। तो ये किया गया कुल कार्य 3 आवेशों के निकाय के कारण हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, कल बात करेंगे अपने किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।